नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में मामले 4,12,000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो गंभीरता को समझिए। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे तो मास्क पहनिए, क्योंकि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय है मास्क। और इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। इसीलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। कोरोना काल के इस दौर में एक तरफ खतरनाक वायरस लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, तो दूसरी ओर ऐसे गिद्ध भी हैं जो बेबस, लाचार और मजबूर मरीजों और उनके परिजनों पर घात लगाए बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। यहाँ पर लोधी कॉलोनी के सेंट्रल मार्केट में मौजूद एक रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को खबर मिली थी कि लोधी कॉलोनी के इस रेस्टोरेंट में कुछ संदिग्ध हरकत होती देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जब उनकी पार्टी लोधी रोड की सेंट्रल मार्केट में पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्हें एक रेस्टोरेंट खुला दिखा और उसके पास संदिग्ध गतिविधि नजर आई। रेस्टोरेंट की तलाशी के समय वहां 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, जिनकी ऑनलाइन कालाबाजारी हो रही थी। छापेमारी में पुलिस को 9 लीटर और 5 लीटर वाले 32 बॉक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। इसके अलावा एक बॉक्स थर्मल स्कैनर, एक बॉक्स N95 मास्क बरामद हुए। इस सिलसिले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक समेत 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में और छानबीन शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों के तार किससे जुड़े हैं और क्या उनके पास और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या नहीं। तो कोरोना काल के गिद्ध हैं ये। दिल्ली में छापेमारी होती है और आप देखिए कि कितना बड़ा ये रैकेट है जो कालाबाजारी कर रहा था। मुश्किल वक्त है, महामारी का वक्त है और ऐसे में ये लोग मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं दिल्ली पुलिस की टीम ने। एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधि के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है और आप देखिए बड़ी तादाद में ऐसे समय में जब लोग सांसों के लिए लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवा की किल्लत है, कंसंट्रेटर जो कि मरीजों की जान बचा सकते हैं, ये लोग मुनाफे के लिए लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं। 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इनके तार और कहां-कहां फैले हुए हैं, किन-किन लोगों के संपर्क में है और जो ये कालाबाजारी का रैकेट है ये कब से चला आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक रेस्टोरेंट में ये संदिग्ध गतिविधि हो रही थी और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। छापेमारी में पुलिस को 9 लीटर और 5 लीटर वाले 32 बॉक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। इसके अलावा एक बॉक्स थर्मल स्कैनर, एक बॉक्स N95 मास्क बरामद हुए हैं। और ऐसे समय में जब मामले 4,12,000 को क्रॉस कर चुके हैं, हर तरफ हाहाकार है, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, उसकी किल्लत है देश भर में। ऐसे समय में ये लोग मुनाफे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं और पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ हो रही है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से, प्रियंका कांडपाल दिल्ली से। प्रियंका, पुलिस ने छापेमारी तो की है, इन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने? जी बिल्कुल, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसके चलते जो धाराएं लगाई जाती हैं वो लगेंगी। जाहिर तौर पर सजाएं ज्यादा निष्ठुर होती हैं इस टाइम पे। इसके अलावा लेकिन मैं अगर बात करूं जो पुलिस की छापेमारी से परे बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर तमाम लोगों का ध्यान जाना ज्यादा जरूरी है। वो तमाम चीजें जो लोगों को कोरोना काल में जरूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीमीटर की अगर बात करें तो पहले ऑक्सीमीटर की जो कीमत थी वो 700 से 800 या बहुत ज्यादा से ज्यादा 1200 रुपए तक का ऑक्सीमीटर मिल जाता था। आज दिल्ली के बाजारों पे बात की जाए, हम सुबह से ऑक्सीमीटर के लिए दुकानों पे पूछ रहे हैं, कहीं ऑक्सीमीटर की जो रेट है वो 2000 है, कहीं 3000 है, यानी कि सीधा दोगुना प्राइसेस पर ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं। सिलेंडर्स की अगर बात की जाए, जो 6500 के सिलेंडर भरे हुए ऑक्सीजन से लोगों को उपलब्ध होते थे पहले, पिछले 1 महीने में 5 लीटर जो 5 केजी का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी कीमत 20,000 25,000 तक लोग चुका रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिन चीजों की कालाबाजारी हो रही है, होर्डिंग की जा रही है। किसी तरीके की कोई कैप नहीं है कि आप ऑक्सीमीटर कितने में बेच सकते हैं, आप सिलेंडर कितने में बेच सकते हैं, आप एम्बुलेंस कितने में चार्ज कर सकते हैं। और इसका भुगतान जो है फिलहाल दिल्ली की जनता कर रही है।
जो 7 किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए 40,000 रुपए तक एम्बुलेंस वाले मांग रखे हैं। एक ऑक्सीमीटर जो आमतौर पर 1,000 से 1,200 का आता था, उसके लिए 3,000 रुपए चुका रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने बताया 6500 का ऑक्सीजन का सिलेंडर 20,000 रुपए में मिल रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो ये दिल्ली के ताजा हालात हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी प्रियंका आपने दी है और इसी खबर पर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, लोग बेहद परेशान हैं, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाओं की किल्लत है, दूसरी तरफ कालाबाजारी हो रही है। क्यों नहीं पुलिस ऐसे लोगों को रोक रही है? कब होगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई? जी देखिए, ये जो रैकेट अभी लोधी कॉलोनी थाने की पुलिस ने पकड़ा है, 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं और भी दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो कोविड में इस समय मरीजों के काम आ रहे हैं वो बरामद किए गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी गौरव सूरी नाम का एक शख्स है जो मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी है, काफी नामी विदेश की कंपनी है, उसका इंडिया हेड था ये और इंडिया एडमिन था। वो अपने साथियों की आड़ में ये एक फार्म हाउस में और इसके अलावा एक रेस्टोरेंट की आड़ में ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन्हें ब्लैक कर रहे थे। 15 से 20 हजार रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 से 5 लीटर के ये 60 से 70 हजार रुपए में बेचते थे। 100 स्टिकर भी इनके पास से बरामद हुए हैं जिसपे ये अपनी मनमानी प्राइस लिख के और इसे आगे ब्लैक कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैप लगाया, डिकॉय कस्टमर बनाया और उसके बाद इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है इनको जल्द से जल्द पुलिस कोर्ट की मदद से और जो स्थानीय डीएम उनकी मदद से जो जरूरत के लोग हैं उन तक पहुंचाने का जो प्रयास करेगी। जिस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया था कि जो भी इक्विपमेंट इस समय बरामद दिल्ली पुलिस कर रही है उन्हें जरूरत के लोगों को अस्पताल या जितने भी सेंटर हैं कोविड के वहां पर उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, अभिषेक हमारे साथ मुंबई से लाइव मौजूद हैं। अभिषेक के साथ महाराष्ट्र के पालक मंत्री भी हैं। अभिषेक, उनसे सवाल पूछिए और क्या कर रही है सरकार कालाबाजारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र में, ये पूछिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे साथ असलम शेख हैं जो मुंबई के गार्डियन मंत्री हैं। असलम भाई, खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए, उसको लेकर के सरकार कितना गंभीर है और ऐसे कितनी कार्रवाइयाँ सरकार करी और कैसे रोकने का प्रयास कर रही है? देखिए, रेमडेसिविर जो है उसकी कमतरता यानी उसकी कमी जो है पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दी, पूरे देश में दिखाई दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया, जो उन्होंने कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट हो नहीं पाए। अब कमिटमेंट नहीं होने का कारण क्या है मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो मार्केट में लोगों के पास दवाइयाँ होनी चाहिए थी, अस्पताल में होनी चाहिए थी, वो जो है कुछ ऐसे लोगों के पास है जो उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। आज हम खुद एज ए मिनिस्टर जो है जहाँ पे बनती है वहाँ पे भी जो है इंस्पेक्शन करेंगे, वहाँ से भी थोड़ी मालूमात लेंगे। हमारा भी डेटा जो है हमारे पास आया, हमारे पास जितना आया हमने उसका डैशबोर्ड में डाल दिया ताकि जनता को मालूम पड़े कि इतना आया और हमने कहाँ कहाँ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए, मैनेजमेंट अपना ठीक करना चाहिए। एक रेमडेसिविर जैसी दवा अगर हम हमारे देश के लोगों को दे नहीं पाएंगे तो किस तरीके से ये चलेगा? जिस तरीके से खासकर कालाबाजारी की जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर सरकार कितना गंभीर है और ख़ास करके प्रदेश भर में जहाँ जहाँ भी इस तरीके के केसेस आ रहे हैं उनको लेकर किस तरीके से एक्शन प्लान कर रही है सरकार? कालाबाजारी का मसला तो था ही था। आप देख सकते हैं कि जिसकी कीमत जो है 1,000 रुपये की थी उसको 50-50 हज़ार लोगों में बेचने का काम किया। अब तो सामने नई बात आ गई कि गुजरात के अंदर जो है वो रेमडेसिविर ही डुप्लीकेट बनाई जा रही है। ऐसे लोगों को तो जो है मेरे ख्याल से फांसी दे देना चाहिए कि जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। यानी क्या मतलब ये टाइम इस तरीके का नहीं है। सब लोगों ने मिल के जो है सारी चीज़ों को ठीक कैसे कर सके वो देखना चाहिए। और ख़ास करके ये जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ ज़्यादा उत्पादन हो, इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर काम करा। ऑक्सीजन को लेकर असलम भाई, चूँकि कल रात में सीएम ने भी कहा कि ऑक्सीजन पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, थर्ड लहर को देखते हुए सरकार किस तरीके से काम कर रही है ऑक्सीजन को लेकर? देखिए, आज हमें अगर 12.5 एग्जाम्पल दे दो, 1250 मेट्रिक टन की आज हमारा उत्पादन है हमारे पास है, लेकिन हमारी जो है हमको क्षमता आज की तारीख में 1450 लग रही है। तो ये अभी हमें खुद को तैयार करना होगा क्योंकि हर राज्यों में अब केसेस बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार का मैनेजमेंट अभी तक का ऑक्सीजन में कहीं ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी के राज्यों को आप देख लो, तो चाहे गुजरात उनका खुद का राज्य है लेकिन वहाँ पे भी हाल ख़राब है। दिल्ली का भी हाल उसी तरीके से ख़राब है। और राज्यों में जो है वो जो इनके सही तरीके से ठीक ठाक देश के अंदर जो बंदी होनी चाहिए, बंद नहीं होने की वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन कानून तो राज्य सरकार ही लाएगी। ऐसा कोई कानून हो जो नजीर बने ताकि ऐसी कालाबाजारी रोकी जा सके। तैयारी करनी पड़ेगी। राज्य सरकार खास करके कालाबाजारी या जो ज़्यादा पैसे जैसे आप कह रहे हैं लेने के लेकर
किस तरीके से ठोस कदम उठा रही है या कानून इस पर बना रही है ताकि लोगों की जान भी बचाई जा सके और लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी ना उठाएं? नहीं, देखिए ना, आप क्या, जब तक का ये हमें इसका पूरा अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा मसला था। अभी आपने देखा कि गुजरात से किस तरीके से वाइल्ड लाई गई थी, जब पुलिस पकड़ने का काम किया तो किस तरीके से विरोधी पक्ष के लोग उसको बचाने के लिए पहुंच गए। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सही दिशा में जो है वो देश चलाने का काम केंद्र सरकार नहीं कर रही है। एक होके जो है देश की लोगों की जान बचानी होगी। आज अफसोस की बात है कि दिन में अगर 3-4 हज़ार लोग हमारे अगर इस देश के मरेंगे तो साल की बात तो छोड़ो, महीने में लाख के करीब लोग मरने की परिस्थिति इस देश के सामने खड़ी हो गई है। मेरे ख्याल से दुर्भाग्य है, अब भी अपना संतुलन लोगों ने नहीं खोलना चाहिए, खास करके अहंकार बाजू में रख के साथ में काम करके लोगों की जान बचानी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से असलम शेख कह रहे हैं कि इस सभी को एक साथ मिलकर के लोगों की जान बचानी चाहिए। ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्बुलेंस की दरें तय कर दी हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब शहरी इलाकों में लाइफ सपोर्ट सुविधा वाले एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 25 रुपए के हिसाब से पैसे देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपए और उसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। इसी तरह शहरी इलाकों में साधारण एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पहले 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने होंगे। की रेट का कल बताया था 10 किलोमीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शहर के अंदर होगा। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा और इसके बाद में जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड आदि वाली रेट है वो अलग होगी। ये एम्बुलेंस का मूल रूप से क्राइटेरिया था। मुख्यमंत्री जी ने कल जो समीक्षा की थी उसमें गांवों पर विशेष ध्यान हम सने फोकस करते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश पे हो रही है। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग। सर, मतलब ऐसे आपदा में इस तरह के अवसर तलाशते, मानवीयता को शर्मसार करते लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं ऐसे लोग जो ऐसी समय पर जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भ्रष्टता की और गंदगी की पराकाष्ठा नहीं हो सकती और इसीलिए हमने निश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई भी नर्सिंग होम या अस्पताल जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे वसूलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कल हमने कार्रवाई करवाई है, भोपाल में और स्थानों पर भी करवाई है। क्या आपने पैसे रिकवर कराए हैं? पैसे भी रिकवर करवाए और उनको ये चेतावनी दी है कि यदि फिर से इस तरह की कोई घटना सामने आएगी तो उनके नर्सिंग होम और अस्पताल का हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और उस जो डॉक्टर है उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हम मेडिकल काउंसिल की ओर से करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है, तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। ये अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है और कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और इस बीच जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह सवाल किया है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे केंद्र सरकार कैसे निपटेगी, सरकार की तैयारी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। और तीसरी लहर जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ज्यादा खतरनाक होगी और कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह अहम सवाल किया है कि तीसरी लहर सभी के लिए, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, देश के हर नागरिक के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या अस्पतालों में इंतजाम है, जो तीसरी लहर की सुनामी होगी उससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर के अब केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। तो तीसरी लहर सबके लिए बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर के सुनवाई चल रही है और अहम सवाल पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह अहम सवाल किया है और पूछा है कि अभी हम स्टेज 2 में हैं, स्टेज 3 भी आएगा, उसकी क्या तैयारी है, उसके अलग चैलेंज होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं। तो समझिए कि स्टेज 2 में ही मामले 4,12,000 आ चुके हैं और अभी तो स्टेज 3 आना बाकी है। ऐसे में जो सुनवाई चल रही है उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे कैसे निपटा जाएगा।
विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है, जस्टिस चंद्रचूड़ के क्या क्या सवाल रहे? देखिए, सुनवाई क्योंकि बेहद ही अहम है और अगला खतरा भी दिखाई दे रहा है। तीसरी लहर के बारे में बात होनी शुरू हो गई है अभी, जबकि दूसरी लहर का हम लोग सामना कर रहे हैं, उसको मात नहीं दे पाए हैं और तीसरी लहर का खतरा सामने दिखाई दे रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस पर चिंता जाहिर की और ये कहा सरकार से कि अभी हम स्टेज 2 में हैं और स्टेज 3 भी आएगा, तो उसकी क्या तैयारी है, उसके अलग चैलेंज होंगे। क्योंकि हमने देखा कि पहली लहर में और दूसरी लहर में बहुत फर्क था। दूसरी लहर में लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हुई, उसका लोगों पर अटैक करने का तरीका भी दूसरा रहा और एक तरह से ये भी दिखाई दिया कि हमारी तैयारी उतनी पुख्ता नहीं थी। क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह की स्थिति बनी, ऑक्सीजन की जिस तरह से स्थिति बनी, उन सब को लेकर के इस लहर में कई तरह के सवाल खड़े हुए। तो यही सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उठाया और ये पूछा कि तीसरे लहर के आने की बात की जा रही है, उसको लेकर के हम क्या तैयारी कर रहे हैं, इसको भी सरकार को बताना होगा। विक्रांत, तो ऐसे सवाल पर, क्योंकि अभी हम स्टेज 2 पर है, स्टेज 3 आनी अभी बाकी है, चुनौती बड़ी है, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया कोर्ट में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के अभी बात चल रही थी, तो ये बताया गया कि ऑक्सीजन को लेकर के कई तरह के काम किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ कोविड में नहीं, जो दिल्ली की जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और बाकी जगह भी देने की कोशिश हो रही है। और जस्टिस शाह ने हालांकि ये कहा सुनवाई के दौरान कि हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, भारत जो है वो दूर गाँव में भी रहता है। दूर दराज के इलाकों के लिए सरकार के क्या प्लान है, भविष्य की क्या तैयारी है, अगर कोई इमरजेंसी आए तो किससे करेंगे, क्या करेंगे, कंटेनर नहीं है तो किस तरीके से काम होगा, ये जस्टिस एमआर शाह की तरफ से सवाल उठाए गए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कहा कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है और जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो अगर बच्चे इफेक्ट होते हैं तो माँ बाप क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या प्लान है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोग स्टैटिक नहीं है, वी आर नॉट स्टैटिक, कोई तैयारियां चल रही हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये साफ कहा कि अरे वो पता है, बट कब हम डायनामिक बनेंगे, व्हेन विल इट बिकम डायनामिक, इस तरीके के भी सवाल उन्होंने उठाए। तो एक तरह से कोर्ट इस बात को लेकर के चिंता जाहिर कर रहा है कि सेकंड वेव में जिस तरह की चीजें सामने आई वो थर्ड वेव में ना दिखाई दे। और क्योंकि इसलिए भी चिंता ज्यादा है क्योंकि थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो अगर बच्चे इफेक्ट होंगे तो उसकी पूरी चुनौती दूसरी तरह की होगी। उसमें किस तरीके से माँ बाप की क्या भूमिका रहेगी, क्या उनको साथ रहने दिया जाएगा, किस तरीके से होगा, ये सब सवाल कोर्ट उठा रहा है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है और तैयारी तो पहले से ही करनी होगी। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बड़ी तैयारी की है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए डीएम की तरफ से एक पास जारी किया जाएगा जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि किस तारीख को किस जगह से और कितने बजे लोग ऑक्सीजन ले सकेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए अलग अलग जगहों और रीफिलिंग सेंटर पर लग रही लंबी लाइन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रियंका, जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है, इससे जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उनकी परेशानी काफी हद तक दूर होगी। जी बिल्कुल, मैं पहले ये बता दूं कि तमाम वो लोग जो होम आइसोलेशन में हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको del.government.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है, जहां पर अपना आधार कार्ड, अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, अगर सीटी स्कैन किया है तो वो भी वहां पर लगाना होगा, जिससे कि ये प्रायोरिटाइज कर सके सरकार या डीएम कि किसको ज्यादा जरूरत है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी पर ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये फॉर्म भरने के बाद उनको बताया जाएगा, एक पास जारी किया जाएगा कि कहां से ऑक्सीजन को लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही सरकार ने ये भी साफ किया है कि ये सब कुछ स्टॉक पर डिपेंड करेगा, यानी कि जितना स्टॉक सरकार के पास होगा उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करके वो होम आइसोलेशन में जो तमाम पेशेंट्स हैं, कोविड के जो मरीज हैं, उनको ऑक्सीजन की सुविधा पहुंचाएगी। हालांकि एक बहुत बड़ा रिलीफ दिल्ली के लिए जरूर है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि फिलहाल दिल्ली में 5 लीटर ऑक्सीजन के लिए जो 5 kg का सिलेंडर होता है उसके लिए दिल्ली में आम कीमत 20,000 रुपए की है खाली सिलेंडर की। तो ऐसे में आज से ही आवेदन शुरू कर सकते हैं तमाम कोरोना पेशेंट्स जो घर पर हैं, और उसको प्रायोरिटाइज करके डीएम ऑफिस से जानकारी दी जाएगी कि कैसे और कहां से ऑक्सीजन लिया जा सकता है। ठीक है प्रियंका।
महाराष्ट्र में कोरोना काल में ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार की एक बैठक हो रही है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत कई दूसरे मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। बैठक में कालाबाजारी रोकने के साथ कोरोना की जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हो रही है। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें कई अधिकारी और मंत्री शामिल हैं और कैसे कालाबाजारी को रोके जाए। जो इंजेक्शन 40,000 रुपए का है वो 4 लाख में बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र में कई दवाओं की किल्लत है। ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करवाई जाए, ये तमाम सवाल हैं। बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के सामने। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनों की मदद से कतराने लगे हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परवाह किए बिना इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। ये कोरोना काल के वो फरिश्ते हैं जो निस्वार्थ मानवता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कर्म योद्धाओं का इंसानियत का जज्बा देखकर लगता है कि जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। कोरोना काल के मसीहा कोरोना काल के फरिश्ते भारत में कोरोना की दूसरी वेव का कहर जारी है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से आई कुछ तस्वीरों ने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी और ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी। लेकिन देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई। लिहाजा इम्तिहान की इस घड़ी में गुरुद्वारा रकाबगंज में एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई जिसने नेकी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। दरअसल गुरुद्वारा रकाबगंज में एक 250 ऑक्सीजन बेड के साथ कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बनाया गया है, जिसमें 100 बेड के 3 सेक्शन बनाए गए हैं और जैसे जितनी जरूरत पड़ेगी, अगर और जरूरत पड़ी तो उसको प्रधान साहब और एक्सटेंड करेंगे, ऐसा मानना है। भगवान करे कि और की जरूरत ना पड़े, इसी में पेशेंट ठीक होकर चले जाएं। अमेरिका से, कनाडा से, फॉरेन से इंपोर्ट करी हैं कंसंट्रेटिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो जिनसे उनको ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा देने का, क्योंकि ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमें और कुछ सिलेंडर भी खाली अरेंज किए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का भी प्रबंध करेंगे। कोरोना काल में इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार हैं। राकेश की उम्र 57 साल है, लेकिन राकेश अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों की मदद करते हैं। राकेश 11 अप्रैल से अब तक करीब 1100 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराने में मदद कर चुके हैं। राकेश न सिर्फ कोरोना की वजह से मरने वाले शख्स की अर्थी को कंधा देते हैं, बल्कि चिता लगाने से लेकर उनके फूल चुनने तक वो उनके परिवारों की मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश खुद 50 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई उनका कायल हो रहा है। 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर, तो ये इसी में मदद करना ही ये पुण्य का काम है सर, बहुत ज़्यादा जी। और भी काफ़ी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ से शमशान घाट में आते हैं जी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। ऐसे मुश्किल हालात में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में एक एनजीओ देवदूत बनकर सामने आया है।
गुरुग्राम की एनजीओ हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम के सेक्टर 42 में कोरोना संक्रमितों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन लंगर लगा रखा है। जिन मरीजों को अस्पतालों और मार्केट से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उन्हें यहां मुफ्त ऑक्सीजन दी जाती है। हेमकुंड फाउंडेशन के इस ऑक्सीजन लंगर में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी कोविड मरीज ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं। एक बेसिक सेवा शुरू की है, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रिलीफ देते हैं हम जो पेशेंट्स को जिनको कहीं से कोई रिलीफ मिल नहीं रही है। हॉस्पिटल से आते हैं, नहीं बेड मिलता है, घरों में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और गिर रहा है, तो वो यहाँ हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिक रिलीफ ही दे सकते हैं, कोई हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नो डॉक्टर्स। हाँ, हमने अपनी तरफ से एक बेसिकली ऑक्सीजन सेवा शुरू की है। चंडीगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से कोरोना संक्रमितों की मदद की अपील की थी। लिहाजा प्रशासन और कोरोना मरीजों की मदद के इरादे से शहर की 2 समाज सेवी संस्थाएं कॉम्पिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद सामने आई। इन दोनों संस्थाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के इंदिरा हॉलिडे होम्स में कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का एक अस्पताल तैयार किया। इन तमाम 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान न जाए। इसके अलावा इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए रहने और खाने पीने के साथ साथ दवाइयों का भी मुफ्त इंतजाम किया गया है। हम 50 बेडेड जो है कोविड पेशेंट के लिए ये आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे। हमारे पास हर तरह की 24 घंटे कोविड के पेशेंट के लिए आपके पास डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ है, नर्सिंग स्टाफ है और ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ है, और उनके लिए और भी जो पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने का जो इंतजाम है, वो भी सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। पेशेंट का यहाँ फुली ट्रीटमेंट होएगा, कोविड के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट होएगा, जिसको ज़रूरत होएगी उसको हम एलोपैथिक देंगे। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान देश में जरूरी दवाओं के साथ साथ जीवन रक्षक उपकरणों की किल्लत भी सामने आई। इन्हीं उपकरणों में से एक है वेंटिलेटर, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं कि आम इंसान इसे खरीद ही नहीं पाते। लेकिन इंदौर के एक बिजनेसमैन संजय पटवर्धन ने 10 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अपने एक रिटायर्ड वैज्ञानिक साथी के साथ मिलकर एक सस्ता नॉन इन्वेंजिव वेंटिलेटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनका दावा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके इस वेंटिलेटर को बाजार में उतारने की मंजूरी भी दे दी है। संजय पटवर्धन के मुताबिक उनके वेंटिलेटर की कीमत 50,000 रुपए है और इसका वजन महज 2 किलो है। उन्हें यकीन है कि उनके वेंटिलेटर की बदौलत अब कई कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पेशेंट हो जाते हैं वो शहरों तक आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। दूसरा क्या है कि मोबाइल वेंटिलेटर नाम पे हमारे यहाँ बहुत महंगे वेंटिलेटर हैं जो हमारे छोटे गरीब लोगों के पहुंच में नहीं हैं, और इन वेंटिलेटरों को आप जनरली आपकी एम्बुलेंस में नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और गैस मास्क लगा हुआ है। तो उसके लिए हमने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज करने की कोशिश करी जो कि सस्ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, और एक गांव का जो ग्रामीण अंचल में काम करता है आंगनवाड़ी या उसमें, वो भी इस वेंटिलेटर को चला पाए। यकीनन कोरोना को हराने की ऐसी तस्वीरें देखकर तो लगता है कि इस जानलेवा वायरस पर इंसानियत का जज्बा भारी पड़ेगा और जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 4,12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई और बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 3,980 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 5 मई को पॉजिटिविटी रेट 21.43% दर्ज की गई।
बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की बिलासपुर से। बिलासपुर में खराब हो चुकी सिरप पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि बिलासपुर के कोरमी गांव में एक ही परिवार के 9 लोगों ने कल जहरीली सिरप पी ली थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिनमें 4 लोगों की कल ही मौत हो गई, जबकि 4 ने आज दम तोड़ दिया। तो बेहद दुखद ये मामला। दरअसल 9 लोगों ने कल सिरप पी थी जो कि खराब हो चुकी थी और इनमें से 4 लोगों की कल मौत हुई और 4 लोगों ने आज दम तोड़ दिया। तो जहरीली सिरप पीने से 4 लोगों ने आज दम तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की ये घटना है। तो समझिए कि क्या स्थिति है। एक ही परिवार के सब लोग थे और एक ही परिवार के 8 लोगों की 2 दिनों में मौत हो चुकी है। 9 लोगों ने कल ये सिरप पी थी, जिसमें से 4 लोगों की कल मौत हुई थी, 4 लोगों ने आज दम तोड़ दिया। आदित्य रॉय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, ये जहरीली सिरप का मामला सामने आया है और क्या जानकारी मिल रही है? जी, ये 2 दिन पहले बिलासपुर के कोरमी गांव में एक ही परिवार के 9 लोगों ने ये सिरप पी थी। ये सिरप जो है होम्योपैथ की सिरप बताई जा रही है, एक दवाई थी। अभी इस मामले में एक डॉक्टर को भी पुलिस ने निगरानी में रखा है। जिस डॉक्टर ने ये सिरप दी थी उस डॉक्टर से इन लोगों ने तबीयत खराब होने की बात कहकर ये सिरप ली थी, ऐसा डॉक्टर का कहना है और उसी आधार पर डॉक्टर को निगरानी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की वजह से शराब बंदी है और शराब बंदी की वजह से लोगों को शराब नहीं मिल रही है। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि शराब की आपूर्ति करने के लिए, नशे के लिए उन्होंने डॉक्टर से सिरप प्रिस्क्राइब करवाई और उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में इस सिरप का सेवन कर लिया। एक ही परिवार के लोग थे, रिश्ते में ये भाई, चाचा, मामा, भतीजा, इस तरीके के इनके रिश्ते हैं, एक ही परिवार के। तो एक ही साथ इन लोगों ने सिरप का बड़ी मात्रा में सेवन किया, जिससे 7 लोगों की जो है वो मौत हो गई। 4 लोगों की कल ही मौत हो गई थी। 4 लोगों ने आज दम तोड़ा। कुल 8 लोगों की मौत इस मामले में अभी तक हो गई है और 4 लोगों का अंतिम संस्कार घर वालों ने कर दिया था। कोरोना के चलते उनकी मौत हुई है ऐसा घर वालों को लगा, जिसके बाद 4 लोगों का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया था। आज 4 लोग जिनका अस्पताल में इलाज जारी था, उन 4 लोगों ने आज दम तोड़ा है और उनका पोस्टमार्टम अभी कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आज शाम तक स्थिति ये हो पाएगी कि किस तरीके से इनकी मौत हुई है और ये जो सिरप थी उससे के क्या साइड इफेक्ट हुए हैं। जी जसप्रीत। ठीक है आदित्य। कोरोना की वजह से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है। यहाँ लॉकडाउन के समय भी लोग शहर के एक चौराहे पर भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है। यहाँ मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तीसरी तस्वीर मेरठ की है और यहाँ भी सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लोगों का हुजूम लग गया। चौथी तस्वीर बिहार के दरभंगा की है और वहां भी बाजार में सामान खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे जोर शोर से चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर सरकार ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई पॉलिसी बनाने तक ये रोक लगाई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार वैक्सीनेशन के लिए आरक्षण लागू कर दिया था और उसने सबसे पहले प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को वैक्सीनेट करने का निर्णय लिया था, जिसके लिए वो राशन कार्ड फॉर्मूला लाई थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक PIL लगाई गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वैक्सीनेशन को लेकर एक वैकल्पिक पॉलिसी बनाने तक छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन पर रोक लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए प्रदेशों में उत्तर प्रदेश भी एक है। कोरोना महामारी की वजह से बने गंभीर हालात के मद्देनजर योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार की सुबह तक ही पाबंदी की घोषणा थी। बद से बदतर होते हालात और तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीजों के बावजूद राजधानी लखनऊ में भी लोग लॉकडाउन से लापरवाह और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। बाजारों में सुबह के समय लोग सड़कों पर नजर आए। जैसे जैसे सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, लोग भी अपने घरों को बस और टैक्सी में खचाखच भर के घर से निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीच 71 लोगों ने कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ दिया। इस बीच 9,643 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट आए। राज्य में सबसे ज्यादा 1,817 मरीज इंदौर, जबकि भोपाल में 1,579 मरीज मिले।
मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 89,244 है, जिनका इलाज जारी है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में तो कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं इस बीच 103 लोगों की मौत हुई है। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे। राज्य में फिलहाल 1,21,872 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में जितने कोरोना मरीज मिले, उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। पिछले 24 घंटे में 16,815 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि इस बीच 17,000 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिली। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी ने 155 लोगों की जान ली। राज्य में अभी 1,96,683 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों में खौफ भर दिया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 50,112 नए मरीज मिले, जबकि इस बीच इस महामारी की वजह से 346 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 4,87,000 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 26,841 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। यूपी में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 31,165 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,62,474 पहुंच गई है, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस बीमारी की वजह से 357 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के समय राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ में 3,004 तो वहीं कानपुर नगर में 1,206 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में पहले से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया है। इस बीच पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलती रहेगी। यूपी में कोरोना से हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर वाराणसी की सब्जी मंडी से सामने आई। उनमें सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। आलम यह था कि वहां भीड़ की वजह से पैर तक रखने की जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे पर चढ़े दिखाई दिए, कई लोग तो मास्क के बिना ही दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को ख्याल तक नहीं रहा। देखने से ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और हम वाराणसी में हैं, और जहां अति संवेदनशील शहरों में से वाराणसी गिना जा रहा है। कोविड की लगातार यहां के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में लॉकडाउन का असर जरूर दिखा है, लेकिन ये असर भारी पड़ सकता है इन तस्वीरों पे। वाराणसी के चनुआ सट्टी स्थित मंडी से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां की हजारों भीड़ आप देख सकते होंगे कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क की दुकानदारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से खतरा उठा रहे हैं। एक भयानक तस्वीर यहाँ से नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ना कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर है, ना कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ पे, और ना ही किसी तरीके से यहाँ पे कोई पाबंदी लगाई गई है। तो एक बहुत बड़ी भयानक तस्वीर ये बनारस के लिए और एक खतरनाक तस्वीर साबित हो सकती है, क्योंकि हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लेकिन अगर यही तस्वीर रही, इसी तरीके से लॉकडाउन का पालन होता रहा, तो ये तस्वीरें काफ़ी भयानक हो सकती हैं। ये तस्वीरें उस राहत पर भयानक हो सकती हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों में बनारस में आंकड़ों में गिरावट में देखी जा सकती है, रिकवरी में सुधार में देखी जा सकती है। तो इस तस्वीर पे, इस भीड़ पे रोक लगाने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है, लेकिन वाराणसी पुलिस को भी एक्शन करने की ज़रूरत है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। मेरठ की सब्जी मंडी से कोरोना महामारी के समय मचे हाहाकार के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। लोग सब्जी खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए।
इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बिना मास्क के कोरोना को खुलेआम दावत देते नजर आए।